करना है विच इज़ 100 डाउन टू 40 इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1/15, यहाँ से 1 -0.0 और ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 6 जो है अब ये रिकरिंग है तो 0.0666 ऑनवर्ड, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा डैट इज इक्वल टू 0.0666 और ये चलता चला जाएगा। तो परसेंटेज जो चेंज है दैट इज़ -0.0666, यहाँ से कह सकते हैं कि 6.67% माइनस में, या परसेंटेज डिक्रीज आया है जी, परसेंटेज डिक्रीज 6.67 का, दिस इज द आंसर राइट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6.67। खैर यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं लिखी हुई, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शंस गलत लिखी हुई हैं, -0.666 ऑनवर्ड्स, तो इसका मतलब है कि 6.67% का डिक्रीज हुआ है रियल वेजेस में। अच्छा जी, इस सवाल में दो चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि उसने रियल वेजेस ही नहीं बताई थी, नॉमिनल वेजेस ही नहीं बताई थी कि कितनी है, सिर्फ उसने उसमें परसेंटेज चेंज बताया, तो हमने कहा कि एक्स रख के परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, उसने जो हमसे इंक्रीज या डिक्रीज पूछा था वो भी उसने परसेंटेजेस में पूछा था, तो फिर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट किया, तो डिक्रीज निकला, डिक्रीज था 1.36 का, 1.36 का डिक्रीज था। जब परसेंटेज डिक्रीज की बात करेंगे तो हम डिक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू के जहां से डिक्रीज होना शुरू हुआ था वो करेंगे, तो हमारे पास परसेंटेज चेंज यानी कि परसेंटेज डिक्रीज 6.67 का आ जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द एवरेज मंथली टेक होम सैलरी। अच्छा जी, टेक होम सैलरी का क्या मतलब होता है, ये नॉमिनल वेजेस है, ये नॉमिनल है राइट। अच्छा जी, ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद प्राइस इंडेक्स भी दिया हुआ है 2005, 6, 7 और 8 का। अच्छा जी, कंप्यूट द रियल वेजेस, तो रियल वेजेस का फार्मूला तो आपको पता है कि रियल वेजेस क्या होती हैं, नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं सिर्फ एक साल की नॉमिनल वेजेस कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं एक साल की रियल वेजेस कैलकुलेट कर लेता हूँ, बाकी फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो राइट। तो हम लोग फॉर एग्जांपल 2005 की रियल वेजेस कैलकुलेट करते हैं, 2005 की रियल वेजेस कैलकुलेट करते हैं, तो वो होगी नॉमिनल वेजेस, 2005 की नॉमिनल वेजेस कितनी है 12350 डिवाइडेड बाय 2005 का इंडेक्स नंबर कितना है 110.1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो इसकी रियल वेजेस आएंगी डैट इज इक्वल टू 111,217 राइट। तो ये चारों ऑप्शंस में 11217 लिखा हुआ है, तो आप जब सारे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर निकलेगा डैट विल बी ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पे नीडेड इन 2008 टू प्रोवाइड द बाइंग पावर इक्वल टू दैट इंजॉयड इन 2006। तो 2006 की बाइंग पावर अगर हमने कंटिन्यू करनी हो तो फिर आप बताएं कि कितनी वेजेस 2008 में देनी चाहिए। ठीक है जी, तो अभी तक हमें नॉमिनल वेजेस दी होती थी, हमने रियल वेजेस कैलकुलेट करनी होती थी। इस सवाल का ये मतलब है कि 2008 की नॉमिनल वेजेस कितनी होंगी अगर उसकी रियल वेजेस उतनी ही हो जितनी के 2008 की रियल वेजेस हैं, जितनी के 2006 की रियल वेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 2006 की रियल वेजेस कैलकुलेट करते हैं कि 2006 में जो रियल वेजेस थी वो कितनी थी। तो 2006 की रियल वेजेस कितनी है आपने अभी कैलकुलेट की होंगी। 2006 की जो रियल वेजेस हैं दैट आर 111,038। तो इतनी ही रियल वेजेस 2008 में भी रखनी है, तो 2008 में नॉमिनल वेजेस कितनी देनी पड़ेंगी अगर हम 11038 जितनी बाइंग पावर देना चाहते हैं, क्योंकि जब हम उसे 16,500 देते हैं तो उसकी बाइंग पावर बनती है 10300 के इक्वल, लेकिन हम कितनी बाइंग पावर रखना चाह रहे हैं, हम 11038 के इक्वल रखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी रियल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। तो रियल तो हमने कहा है कि आपकी होनी चाहिए 11038 के इक्वल, और नॉमिनल हमने कैलकुलेट करनी है। सीपीआई 2008 का कितना है जी 160.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से जब मैं नॉमिनल कैलकुलेट करूँगा डैट विल बी इक्वल टू 11038 मल्टीप्लाई बाय 160.2 डिवाइडेड बाय 100। तो नॉमिनल वेजेस जो कि 11038 की बाइंग पावर देती हूँ वो बनेगी 17682.8। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है डैट इज 17682.8 ऑप्शन सी। तो ये 82 है वो 84 है, तो 17682.87 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर 17,682 रुपये टेक होम सैलरी होगी 2008 में तो वो उतनी बाइंग पावर रखती है जितनी 2006 में रखती थी राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2011
इज 191.2। तो प्राइस इंडेक्स 2011 का दे दिया है कितना, 191.2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेजेस हुज बाइंग पावर वुड बी सेम एज दैट ऑफ 2007। बिल्कुल इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कितनी बाइंग पावर लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी बाइंग पावर कितनी है जो हमने इस फार्मूला में लेनी है। तो बाइंग पावर एज दैट ऑफ 2007, तो एज दैट ऑफ 2007 की बाइंग पावर कितनी है, 2007 की बाइंग पावर हमने पहले भी कैलकुलेट की थी, तो अगर आप चाहते हैं तो हम दोबारा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाइंग पावर ऑफ 2007 की जो बाइंग पावर है डैट विल बी इक्वल टू रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब बाइंग पावर इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2007 की नॉमिनल इनकम कितनी है जी, 14,800। उसका CPI कितना है, 137.6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो इसकी बाइंग पावर आएगी डैट विल बी इक्वल टू 10756। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें बाइंग पावर यानी कि रियल वेजेस 2011 की इतनी चाहिए, तो नॉमिनल वेजेस कितनी होंगी वो उसने पूछा है। अमाउंट ऑफ वेजेस जिनकी बाइंग पावर सेम एज दैट ऑफ 2007 होगी। तो 2007 की बाइंग पावर अभी हमने निकाली है 10756, तो अब हमने 2011 की वो वाली वेजेस कैलकुलेट करनी है जिनकी बाइंग पावर इतनी हो। तो हमारे लिए फार्मूला क्या है, रियल वेजेस इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 100। तो रियल वेजेस कितनी है, 10756, ये हमें चाहिए। नॉमिनल हमने कैलकुलेट करनी है कि उस वक्त हमें कितनी सैलरीज देनी चाहिए। इंडेक्स नंबर उसने हमें बताया है इस क्वेश्चन में कितना है जी, 191.2 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप यहाँ से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे, सॉरी, जब आप यहाँ से नॉमिनल वेजेस कैलकुलेट करोगे तो डैट विल बी इक्वल टू 10756 मल्टीप्लाई बाय 191.2 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास आएगा जी 20565.4, 20565.4। तो ऑप्शंस में देखें कौन सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट ऑप्शन हमारे पास ये है 21,600। हम इसे टिक कर देंगे, ऑप्शन C इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बिल्कुल ही सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दोबारा आ गया है। क्वेश्चन देखते हैं जी। इन 1980 द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय वॉज 1200 एंड द CPI वॉज 180. It rose to 220 in 1982. Calculate the additional dearness allowance to be paid to employees if he has to be compensated. अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि उसने हमें ये नहीं बताया कि दूसरे साल की सेकेंड ईयर की वेजेस कितनी है, लेकिन उसने ये कहा है कि दूसरे साल की वेजेस बताएं, जो रिमेनिंग 1982 है इसकी वेजेस बताएं जो हम उसे दें और वो कंपनसेट हो जाए। कंपनसेट होने से मुराद ये है कि जो इंडेक्स नंबर में इंक्रीज़ आया है वो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इस बंदे को सैलरी देंगे तो जितनी वेजेस यानी कि जितनी बाइंग पावर इसकी पहले थी उतनी ही बाइंग पावर अभी भी होनी चाहिए, राइट। तो ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल है जैसे ये भी हम लोगों ने किया है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि 1980 है और 1982 है, ठीक है जी, 2 ईयर्स हैं। 2 ईयर्स में CPI की अगर हम बात करें तो पहले साल में CPI था 180 और दूसरा जो ईयर है 1982 इसके अंदर जो CPI था वो था 220 का। नॉमिनल वेजेस इसकी कितनी है जी, 1200 की है। ये वेजेस उसने हमें नहीं बताई हुई। एक्चुअली में उसने यही पूछा है कि बताएं कि कितनी वेजेस होनी चाहिए ताकि वो कंपनसेट हो जाए। कंपनसेट होने से मुराद ये है कि दोनों सालों में उसकी जो रियल वेजेस हैं वो सेम हों। तो अगर हम लोग नॉमिनल वेजेस से और CPI की मदद से रियल वेजेस निकाल लें तो जो रियल वेजेस इस वक्त हैं उतनी ही रियल वेजेस उसकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि जनाब जो पहला साल है 1980 इसमें जो इसकी रियल वेजेस हैं वो है नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास बनेगा जी 666.67। 1982 में भी उसकी वेजेस 666.67 ही होनी चाहिए और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि नॉमिनल वेजेस उसकी कितनी होनी चाहिए, उसको कितना मज़ीद अलाउंस दें कि वो अभी भी उतनी ही रियल इनकम लेके जा रहा हो। तो हमने एक्चुअली 1982 के लिए जो कैलकुलेशन करनी है वो ये है कि हमने रियल वेजेस हमें दी हुई हैं, हमने इसकी नॉमिनल वेजेस कैलकुलेट करनी है और नॉमिनल वेजेस जो है डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। रियल वेजेस जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए डैट आर 666.67 और नॉमिनल आपने कैलकुलेट करनी है। CPI है दूसरे साल में 220 का मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो नॉमिनल वेजेस आएंगी
वो कुछ इस तरह से आएंगी कि n इज़ इक्वल टू 666.67 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास जो नॉमिनल वेजेस आएंगी वो आएंगी 1466 की, 1466 की। तो अब इसको जो सैलरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1466। दे तो रहे हैं हम उसे 1200, तो मज़ीद कितना अलाउंस उसे देना है? तो हम लोग ऐसे करेंगे कि पुरानी सैलरी में से ये वाली जो होनी चाहिए वो माइनस करेंगे, तो 266 रुपये का मज़ीद उसे अलाउंस देना चाहिए हमें, ताकि उसकी जो भी डिफरेंस है उसको कंपनसेट किया जा सके। तो 266 रुपये का मज़ीद अलाउंस मिलेगा, और ये फर्दर अलाउंस है, एडिशनल अलाउंस है। अगर हम लोग ये बात करें कि मुझे बताएं कि कितनी सैलरी उसको 1982 में देनी है, तो फिर हम कहेंगे कि उसको 1466 रुपये टोटल देने हैं। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा था कि टोटल कितने देने हैं, उसने कहा था एडिशनल डिफरेंस अलाउंस कितना देना है। तो एडिशनल डिस्काउंट अलाउंस जो है वो हमें 1200 तो हम ऑलरेडी पहले भी दे रहे थे, 266 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो आपने देख लेना है कि वो क्या रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। हो सकता है वो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट पूछ रहा हो जो कि हमें अपना जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है उस डायरेक्ट आंसर के अंदर से कुछ कैलकुलेशन, कुछ प्लस माइनस करके कैलकुलेट करनी पड़े। तो ये था जी रियल और नॉमिनल वेजेस। फ़र्क कुछ भी नहीं था, कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला था जिसको 3-4 डिफरेंट तरीक़ों से उसने पूछा हुआ था। तो ये हमने सारे ही सवाल डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।